आरंभ करते व्हाट डू क्या है? हम क्या करें? रिकॉर्ड है हाँ? माइक और वन से बोल दो माइक और पहले क्या करें? सभी को वीडियो नमस्ते। नहीं सब बोल रहा था। हाँ, सभी से विनम्र निवेदन है अपने अपने माइक ऑफ कर दें। सभी को नमस्ते। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, भारत से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर नरेश मिश्र जी, जम्मू कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेज मट्टन कश्मीर से हिंदी अध्यापिका डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू से सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, ताजिकिस्तान के ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, जम्मू कश्मीर से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी, नेपाल से प्रस्तुति करने वाली छात्रा श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी, ताजिकिस्तान से प्रस्तुति करने वाली छात्रा सुश्री मगफिरत जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस हिंदी से प्यार है अमेरिका, सरकारी डिग्री कॉलेज मट्टन कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल और ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ताजिकिस्तान के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि। आज हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी के स्वागत भाषण से। आमंत्रित हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। धन्यवाद प्रकाश जी। आदर के योग्य अध्यक्ष महोदय जी, सम्माननीय वक्तागण, प्राध्यापक, शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी से प्यार है के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साहित्य प्रेमियों, आप सबको सादर प्रणाम। हिंदी साहित्य के प्रति युवा अध्येताओं की रुचि को विकसित करने और साहित्य के शिक्षकों के विचार सुनने के उद्देश्य से इस आभासी कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इससे जुड़ने वाले आप सभी प्रतिभागियों एवं दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। रोहतक हरियाणा के महर्षि दयानंद संस्थान एवं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर श्री नरेश मेहता जी का विशेष स्वागत है। आपने लगभग 40 वर्षों तक विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी साहित्य का अध्यापन किया है। आप हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ाना चाहिए और पढ़ना चाहिए और साहित्यिक रचनाओं का भरपूर आनंद और लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसका परिचय देते हुए आप अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय श्री नरेश मेहता जी का मैं पुनः स्वागत करती हूँ।
इस कार्यक्रम में ताजिकिस्तान के ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी और जम्मू कश्मीर के सरकारी डिग्री कॉलेज मटन कश्मीर की हिंदी शिक्षिका डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इन व्याख्याताओं ने बहुत कम समय में अपने विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया है। हिंदी साहित्य के अध्ययन और अध्यापन को नई दिशा देने के लिए उनकी सक्रियता, उनकी लगन और समर्पण भाव को मैं नमन करती हूँ और इस मंच पर बड़े आदर के साथ प्राध्यापकों एवं शिक्षकों का मैं स्वागत करती हूँ। जब तक युवा विद्यार्थी हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और उसमें रुचि लेंगे, तब तक हिंदी साहित्य की सार्थकता सिद्ध होती रहेगी। पिछले साल से अब तक के प्रत्येक कार्यक्रम में किसी एक विशेष साहित्यिक विधा पर विचार किया गया, लेकिन अब से हमने विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वे अपनी रुचि की किसी भी प्रिय साहित्यिक रचना पर अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए हमें बताएं कि वह विशिष्ट रचना उन्हें क्यों प्रिय लगती है और वे आगे चलकर किन साहित्यिक रचनाओं को पढ़ना चाहेंगे। अपनी सर्वप्रिय साहित्यिक रचना की चर्चा करने के साथ साथ विद्यार्थी अपनी स्वयं की रचना भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर से कुमारी लक्ष्मी कुमारी जी, नेपाल से श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी और ताजिकिस्तान से कुमारी मगफिरत जी साहित्य की छात्राएं हैं। इन छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही जूम एवं फेसबुक से जुड़े आप सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय एवं हिंदी से प्यार है के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को उनके इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा प्रस्तुतिकर्ता को सुनते हैं। पहली छात्रा प्रस्तुतिकर्ता हैं जम्मू कश्मीर से सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी। आप सरकारी डिग्री कॉलेज मटन कश्मीर भारत में प्रथम छमाही की छात्रा हैं। आपकी हिंदी साहित्य में गहन रुचि है। आपका स्वागत है सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी। धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। मेरी हिंदी साहित्य में अधिक रुचि भक्ति काल की तरफ है। इसका कारण ये है क्योंकि इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें हमारे ग्रंथ जो हैं वो काफ़ी मिले हैं। मुझे ग्रंथों को पढ़ना जो है वो अति प्रिय है। भक्ति काल जो है मुझे अधिक ज़्यादा इसीलिए प्रिय है क्योंकि इसमें हमें रामायण, रामचरितमानस, भगवत गीता, गरुड़ पुराण जैसी अधिक चीज़ें जो है वो मिली हैं, जो कि हमारे लिए स्वर्ण की ही तरह हैं। और इसमें दो जो हैं वो हमारी मतलब कि भक्ति काल की जो पूर्ण मतलब कि एक सेकंड सॉरी मैं नर्वस हो गई थी। तो हमारा भक्ति काल जो है वो दो भागों में जो है विभाजित किया गया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि निर्गुण और सद्गुण, मेरी दोनों तरफ ही ज़्यादा रुचि है, क्योंकि मुझे भक्ति जो है वो इस तरह से भी पसंद है कि हम उसे मूर्ति की तरह पूजें या फिर हम उसे निर्गुण की तरह पूजें, और दोनों मुझे काफ़ी प्रिय हैं। जो हमारा सगुण है भक्ति, उसमें हमारे कृष्ण भक्ति शाखा है और राम भक्ति शाखा है।
वो मुझे दोनों ही अति प्रिय हैं। जैसे कि हमारी जो राम भक्ति शाखा है उसके महान कवि जो है तुलसीदास जी रहे हैं। उनके चरित्र की तरफ भी मेरी काफी रुचि है। उनका चरित्र मुझे अति प्रिय है। और जो हमारी कृष्ण कृष्ण काव्य की जो है रचनाएं हैं उसमें हमारे जो हैं सूरदास जी जो हैं वो मुझे काफी प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने अंधे होते हुए भी जो है मतलब कि श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जो है क्या कहेंगे उसे, बहुत अच्छे तरीके से उन्हें उनके छोटी छोटी चीजों को भी उन्होंने दर्शाया है। मुझे ये चीज भी अति प्रिय है। और जो निर्गुण भक्ति है इसमें मुझे कबीरदास जी अति प्रिय है। उनका चरित्र जो है उन्होंने जिस भी चीज के बारे में कहा है वो सत्य है और लोगों को उस चीज को मानना भी चाहिए। मेरी इसकी तरफ रुचि इसीलिए भी है क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बहुत ही मतलब कि कम कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो मतलब कि गलत चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक भक्ति ही ऐसा मार्ग होता है जो कि किसी भी मनुष्य को सीधे रास्ते पे जो है चला सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो ज्यादा भक्ति की तरफ आगे बढ़े। और भक्ति जो है वो एक तरह से खुद ही मतलब कि स्वर्ण है, वैसे तो कहा जा सकता है। वो स्वयं ही एक स्वर्ण है। मुझे भक्ति काफी पसंद है। मैं चाहती हूँ कि सभी भक्ति की तरफ जो है वो ज्यादा विमुख हों। और भक्ति के बारे में तो जितना कहा जा सके उतना ही कम है। और मैं चाहूंगी कि आगे जाके मैं अब मैं समाप्त करती हूँ इस चीज को। जम्मू कश्मीर से सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी ने हमें बताया कि उनकी साहित्य में रुचि विशेषकर भक्ति काल में है। भक्ति काल की विशेषताओं को उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों तरीके से हमें बताया। भक्ति काल के कवि सूरदास और कबीरदास उनके पसंदीदा कवि हैं। जम्मू कश्मीर से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी को धन्यवाद। अगली छात्रा नेपाल से प्रस्तुति देंगी श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी। आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल में एमए हिंदी की छात्रा हैं। आप हिंदी साहित्य में अभिरुचि पर अपने विचार साझा करेंगी। आपका स्वागत है श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी। धन्यवाद सर। हाँ, इस शीतकालीन खूबसूरत शाम में मैं रंजू गुप्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की छात्रा यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों को सादर प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से मुझे आप सभी के बीच बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। समय बर्बाद न करते हुए मैं अपने विषय वस्तु पर आती हूँ। मेरा विषय है प्रेमचंद की बहुचर्चित उपन्यास गोदान पे नारी विषय। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद और हिंदी साहित्य एक दूसरे के पूरक नाम कह सकते हैं। साहित्य को यदि सृष्टि मान लिया जाए तो प्रेमचंद इस साहित्य के परमेश्वर हैं। विश्व की महानतम प्रतिष्ठित कथाकार, उपन्यासकार, कलम का एक देवदूत मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गोदान मील के पत्थर से कम नहीं है। सन 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अमर कृति गोदान का अर्थ है गाय का दान। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि गौ दान करने से मनुष्य अपने
जीवन काल के सभी पापों से ऋण मुक्त होकर आगे की यात्रा निष्पाप तय करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इस कालजयी कथाकार के इस उपन्यास में मुख्य रूप से सामाजिक बंधनों से जकड़ा एक गरीब किसान होरी की कहानी है, जो जिसे अपने घर में गाय पालने की प्रबल इच्छा थी। गोदान में नारी की स्थिति देखा जाए तो कई पात्र उभर कर सामने आते हैं, जैसे धनिया, मिस मालती, झुनिया, सीलिया, गोबिंदी आदि। धनिया ग्रामीण समाज में रहने वाली होरी की पत्नी है, जो उसकी शीतल छाया बनी रहती है। वह ऊपर से जितना कठोर है, हृदय से उतना ही कोमल है। जब उसका बेटा गोबर झुनिया को गर्भवती बनाकर शहर भाग जाता है, तब धनिया साहस दिखाकर उसे अपने घर में रखती है और अपने पुत्र की कायरता को धिक्कारती है। साथ ही देवर हीरा ने जब गाय को विष देकर मार देता है, तब उसे इतना गुस्सा आता है कि वो कहती है कि सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचा दूं तो मैं असल बाप की बेटी नहीं। इन प्रसंगों के उदाहरण से हम कह सकते हैं कि धनिया स्वाभिमानी होने के साथ साथ बहुत साहसी भी थी। एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श माता होने के साथ साथ स्नेहमयी सास भी थी। वहीं दूसरी ओर शहरी वातावरण समाज में पली बढ़ी मिस मालती हैं, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पास करके आती हैं। डॉक्टर होने के बावजूद भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। गोबर के बेटे को चेचक निकलने पर न केवल उसकी चिकित्सा करती हैं, बल्कि माँ जैसा उसकी सेवा भी करती हैं। मालती अपने परिवार के प्रति भी पूरी समर्पित हैं। अपने माता पिता और बहनों की जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं। मालती आजीवन अविवाहित रहने का भी संकल्प लेती हैं। मेहता द्वारा विवाह का प्रस्ताव दिए जाने पर उसे ठुकरा देती हैं और कहती हैं, तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे गुरु हो, मेरे देवता हो। ये वरदान मेरे जीवन को सार्थक करने को काफी है। यही मेरी पूर्णता है। तत्कालीन संदर्भ में मालती सौम्य होने के साथ साहसी, सहज दृढ़ता, उदार, क्रांति विचारधारा रखने वाली, सेवा भाव से ओतप्रोत एक आदर्श नारी हैं। इसी प्रकार और भी कई पात्र हैं, जैसे झुनिया, जो गोबर की पत्नी है। झुनिया कर्तव्यमयी पत्नी, उन्मादिनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ तथा कर्तव्यपरायण नारी है। चौथी पात्र गोबिंदी है, जो कि एक पति परायण पत्नी होने के साथ साथ त्यागमयी, सेवा भाव से युक्त वफादार पत्नी भी है, किंतु मिस मालती के प्रति ईर्ष्यालु है। पांचवी पात्र सीलिया है, जो एक रूपवती, गुणवती युवती है, सेवा भाव से युक्त, माता दीन के प्रति समर्पित आदर्श प्रेमिका है। अंततः प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन समाज में नारी की सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। कैसे एक नारी सख्त होते हुए भी करुणामयी है, दयालु होते हुए भी मूर्ख नहीं और कोमल होते हुए भी बहुत मजबूत हो सकती है। धन्यवाद। नेपाल से श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी ने हमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोदान के बारे में संक्षेप में बताया। नेपाल से श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी को अपने अनुभव साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं
ताजिकिस्तान से सुश्री मगफिरत जी। आप ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ताजिकिस्तान में बीए हिंदी में चतुर्थ वर्ष की हिंदी छात्रा हैं। आपको बचपन से हिंदी भाषा और साहित्य में बहुत लगाव है। आप हिंदी फिल्में तथा गाने सुनती हैं। आपका स्वागत है सुश्री मगफिरत जी। आप अपना माइक आवाज ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज है। आप सबको नमस्ते। मेरा नाम मगफिरत है। मैं ताजिकिस्तान से हूँ। मैं ताजिकिस्तान में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हिंदी भाषा सीख रही हूँ। मैं चौथे वर्ष की विद्यार्थिनी हूँ। मुझे बचपन से हिंदी भाषा, संस्कृति और खास तौर पर हिंदी फिल्मों से बहुत दिलचस्पी थी। इसीलिए मैं हिंदी चुन लिया है। ताजिकिस्तान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में लगभग 40 वर्षों से ज्यादा हिंदी के अध्यापन की परंपरा मिलती है। हिंदी भाषा का अध्ययन हमारे देश में साल दर साल बढ़ रहा है। भाषा और साहित्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एशिया एवं यूरोपा भाषाओं के संकाय पढ़ाई जाती है। ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में कई प्रोफेसरों विभिन्न विषय को पढ़ाते हैं। जैसे प्रोफेसर हबीबुल्लाह रजब। प्रोफेसर हबीबुल्लाह रजब जी ने बहुत सारे पुस्तकों को हिंदी से ताजिकी में अनुवाद किया है। हबीबुल्लाह रजब के अलावा हबीबुल्लाह रजब के बगैर शिक्षक लतीफ अली खान, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सदाक, प्रोफेसर कुर्बान साहब, शिक्षिका योरवा सबोहात, रहमतुल्लाह जरीना और अन्य शिक्षक पढ़ाते हैं। भाषा के अध्ययन के बगैर उच्चारण, व्याकरण और बातचीत अनुवाद के सीखते हैं। दूसरे वर्ष में भाषा इतिहास तथा भूगोलिक साहित्य का इतिहास तथा पुरानी कविताएं पढ़ाई जाती है, जिनमें कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि आते हैं। तीसरे वर्ष में भाषा और आधुनिक साहित्य की पढ़ाई होती है। कहानियां, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविताएं आदि इनमें शामिल है। यहाँ से हिंदी पढ़ाने कुछ लोग भारत में भी जाती है। आपने मुझे आज बोलने यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ताजिकिस्तान से सुश्री मगफिरत जी ने हमें बताया कि ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा कैसे फल फूल रही है। प्रकाश जी, हाँ, 1 मिनट दीजिएगा। मगफिरत जी ने चर्चा की कि वे भक्तिकालीन साहित्य, हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी साहित्य का अध्ययन करती हैं। मगफिरत जी से हम जानना चाहेंगे कि साहित्य का जो आप अध्ययन करती हैं, उसमें साहित्य की कौन सी विधा आपको प्रिय है या कौन सी रचना आपको प्रिय है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइएगा। हिंदी भाषा के बारे साहित्य के बारे में हम
बहुत ज्यादा लिखाखेन और बहुत ज्यादा चीज इसके बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के लिए, उदाहरण के लिए, मैं प्रेमचंद के बारे में, टैगोर के बारे में, और मीराबाई के बारे में, सूरदास, बहुत ज्यादा साहित्य के शामिल उन्होंने के शामिल है। मैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे विभाग में हमारे यानी ताजिकिस्तान नेशनल यूनिवर्सिटी में हमारे विभाग में हमको पढ़ाते हैं इसके बारे में। अच्छा, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और प्रकाश जी आगे बढ़ाइए। हाँ, बताइए, और कुछ बता रही थे मगफिरत जी, आप कुछ और बता रही थे। क्या क्या बोलते हैं आप? अच्छा, आप कुछ और कह रही थी। नहीं, मैं कह रही हूँ, अच्छा मिसाल ठीक है। प्रेमचंद बोलती हूँ, मैं टैगोर बोलती हूँ, प्रेमचंद के उसके रचनाएं तूफान, मैं इसके बारे में जानती हूँ क्योंकि हमारे शिक्षिकाएं हमको पढ़ाते हैं। बहुत अ, धन्यवाद। और जी ताजिक जी, में भी अनुवाद किए हैं। हबीबुल्लाह रजब एक प्रोफेसर है, बहुत ज्यादा किताबों हिंदी से ताजिकी में अनुवाद किए। बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रकाश आप आगे का जी संचालन करें। जी, ताजिकिस्तान से सुश्री मगफिरत जी को हम सभी से हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि पर अपने विचार साझा करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, जो जम्मू कश्मीर भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सरकारी डिग्री कॉलेज मट्टन कश्मीर भारत में हिंदी की अध्यापिका हैं। आपने महिला उपन्यासों में युगीन चेतना पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपने अनेक कहानी एवं उपन्यास लिखे। आपको सर्वोत्तम पुरस्कार, भारत गौरव सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सुषमा अवार्ड, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अक्सर सम्मान तथा कथा यूके की ओर से सम्मान पत्र भी प्राप्त हुआ है। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी। नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। माधुरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। जितने भी महान यहाँ मुझे सुनते हैं, उनको साधुवाद और बच्चों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि हम सब यहाँ पे हिंदी भाषा जो है हमारी, इसका बच्चों के प्रति क्या रुचि है, उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए। हम लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, हम साहित्य पे काम कर रहे हैं कि हिंदी हमारी जो है एक सुदृढ़ भाषा बन सके और प्रत्येक व्यक्ति और बच्चों में इसकी रुचि उत्पन्न हो सके और बच्चे इससे अच्छे ढंग से पढ़ सके, ना कि शर्म करें। जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ कश्मीर में, वहां जो है हिंदी जो है, हिंदी बोली नहीं जाती, ना ही वहां पे पढ़ाई जाती है। कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं हिंदी पढ़ाई जाती, क्योंकि वहां जो है उर्दू भाषा और कश्मीरी भाषा का प्रयोग ज्यादातर होता है। तो बच्चे जो हैं, अगर सरकार जो है बच्चों को शुरू से ही निचले स्तर से ही हम लोग हिंदी भाषा सिखाएंगे, प्रयास करेंगे बच्चों को, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कश्मीर के जो बच्चे हैं विश्व के अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं। मैं जब कश्मीर में थी तो कई बार जब वो साइन बोर्ड होता था उर्दू में लिखा होता था, तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी। किसी गाड़ी में चढ़ना है, जाना है, फिर उसको गाड़ी वाले को रोक के पूछना पड़ता था कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो फिर वो बताता था हाँ जी मैंने जहाँ मुकाम जाना है, जहाँ ब्रिज बिहाड़ा जाना है। तो काफी सारी परेशानियां होती थी। मैं भी यही चाहती हूँ कि ताकि हमारे कश्मीर में जितने भी बच्चे हैं वो हिंदी भाषा इसलिए पढ़े, ताकि वो अगर विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में रह रहे हैं, वहां पे उनको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
क्योंकि कम से कम वो साइन बोर्ड वहां पे पढ़ सके, अच्छे ढंग से उन्हें पता चल सके कि क्या। और रोजगार जो है कश्मीर में तो इतना ज्यादा है, टूरिस्ट फ्लो इतना ज्यादा है, इतना टूरिस्ट आ रहा है, पर्यटक इतने ज्यादा आ रहे हैं। अगर पर्यटक उनको बात कहते हैं तो अपनी बोलते हैं, वो तो हिंदी बोलते हैं बाहर से जो भी आते हैं, अगर हिंदी बोलते हैं तो वो जो सुन रहे हैं वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो कम से कम एक भाषा का जो है आदान प्रदान बड़े अच्छे ढंग से हो सकता है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, जब 2014 में वहां पे बाढ़ से सारा कुछ प्रभावित हुआ तो मैंने तब ऑनलाइन ये क्लासेस बच्चों को दी। तो हमारे बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लेके हिंदी को सुना, और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनके अंदर हिंदी को जानने की इतनी ज्यादा इच्छा है। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया कि बड़े जो किसी भी अच्छे पद पर होंगे ना, तो वो भी चाहते हैं कि हम लोग हिंदी पढ़ें, समझें, हिंदी में क्या क्या है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, इन्होंने इतना कुछ किया। हमारी रामचरितमानस है, रामायण है, हमारे वेद हैं, पुराण है, इनमें इतना कुछ है। तो उन चीजों का ज्ञान तभी हो सकता है जब वो भाषा को समझेंगे। अगर हम भाषा को समझेंगे नहीं, अगर भाषा वहां पे उसका प्रयोग बड़े कम मात्रा में हो रहा है, तो हम उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे। तो मैं बात कह रही थी कि बच्चों की काफी रुचि थी। डॉक्टर योजना के साथ मिलके मैंने एक बार प्रोग्राम किया ऑनलाइन, तो बच्चों ने बड़े अच्छे ढंग से, और उनका उत्साह इतना ज्यादा था, जैसे अब ये बच्ची बेचारी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, बोल रही थी। तो एक, मैं कहती हूँ जो एक बच्चे के अंदर एक दबाव सा है ना कि अपनी भाषा को खुल कर कह दे, तो वो दबाव जो है बच्चे के अंदर कम होगा। कि अगर सरकार जो है निचले स्तर से ही बच्चों को सरकारी स्कूलों में हिंदी भाषा का विकास हो, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाए, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को पता चलेगा कि हमारी भाषा जो है कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो हम तो, मैं डोगरी जैसे जम्मू में भाषा है, तो हमेशा कहते हैं कि खंड मिठे लोग डोगरे। कश्मीरी भाषा में भी जब हम अगर कोई गाना सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, हर भाषा की अपनी मिठास है। मैं नहीं कहती कि हमारी भाषा की, उर्दू जबान तो इतनी अच्छी है, उसकी भी अपनी एक गरिमा है। पर जब हिंदी की बात आती है, जिसके लिए हम लोग इतना प्रयासरत हैं कि हिंदी भाषा को आज हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, हम बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, ताकि हमारी राष्ट्रभाषा जो है उसका भविष्य जो है उज्जवल हो। और उज्जवल भी है, क्योंकि हम लोग प्रयास, और माधुरी जी और हम इकट्ठे ही थे भोपाल में, और कितना बड़ा सम्मेलन हुआ, किस लिए हुआ, कि भाषा के विकास के लिए, कि भाषा को बढ़ावा मिल सके। आज हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, बड़े बड़े लेखक लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा दे रहे हैं समाज को। जब तक भाषा का विकास नहीं होगा, जब हम जमीनी स्तर पर उसके लिए काम नहीं करेंगे, जैसे कि अब हम लेखक लोग, शिक्षक और बड़ी सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से, और प्रवासी साहित्यकार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवासी लोग बड़ा काम कर हाँ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन जी की बात, मुक्ति जी। अरुणा जी मुक्ति जी, आपको मैं कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी। कृपया जी। हमें बताइएगा कि जो कश्मीर में सरकारी डिग्री कॉलेज मटन कश्मीर है, वहां पर आप हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ाती हैं? हाँ, मटन डिग्री कॉलेज और में मैं हिंदी विद्यार्थी साहित्य। हम्म। हाँ, और विद्यार्थी हिंदी साहित्य में रुचि लेते हैं अथवा नहीं? विद्यार्थी हमें जो है बताइए। हिंदी साहित्य में उनकी बड़ी रुचि है। रीतिकाल के प्रमुख जितने भी कवि हैं उनको वो बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी सुनाया कि बच्चों के अंदर रुचि है। वो केशव को जब हम पढ़ाएंगे, मतीराम को पढ़ाएंगे, भूषण को पढ़ाते हैं, बिहारी को, देव को, गणानंद को, और वो बड़े आराम से सुनते हैं। और बिहारी के दोहे उनको इतने अच्छे लगते हैं, छंद इतने अच्छे ढंग से सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाषा के विकास के लिए वहां पे, जब मेरे को जितनी परेशानियां होती है वहां पढ़ाने के लिए, बच्चों में जो इंटरेस्ट है बड़ा ज्यादा है, क्योंकि बच्चों की साहित्य के प्रति जो है रुचि बड़ी ज्यादा है। और बच्चों को अब पता चल चुका है कि साहित्य के क्षेत्र में अब काफी सारे जो है ये रास्ते हैं, खुल रहे हैं, वो बड़ा कुछ कर सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में। अब साहित्य सीमित नहीं है, साहित्य के क्षेत्र में बड़े सारे स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी ज्यादा है, उनको काफी सारा मौके मिल सकते हैं। तो इसलिए वो साहित्य को बड़े आराम से और ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। और विश्वविद्यालय जो है हमारा कश्मीर में, वहां पे काफी सारे शोधार्थी जो है एमफिल पीएचडी कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
इस सूचना परक वक्तव्य के लिए जम्मू कश्मीर भारत से डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करते हैं, जो नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आपने त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आपने अध्यापक के रूप में विभिन्न स्कूलों विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी हैं। आपने राष्ट्रीय दलित महासंघ नेपाल में निदेशक के पद के अतिरिक्त अन्य पद भी संभाले। आपने हिंदी पत्रिकाओं का संपादन, नेपाली पत्रिकाओं का संपादन, हिंदी नेपाली पुस्तकों का संपादन तथा अनुवाद, हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में भागीदारी तथा कार्यशालाओं का संयोजन, संचालन तथा सहभागिता की। आपको कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभासी कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। और खास करके डॉक्टर माधुरी मैम ने मुझसे जैसे कि बातचीत हुई थी उनसे, तो खास करके नेपाल में हेलो जी जी सर। जी आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। तो खास कर में जी जी जो यहाँ पर स्नातकोत्तर MA हिंदी में जो पाठ्यक्रम किस प्रकार से है, तो मैं थोड़ी सी चर्चा मैं करूँगा। और यहाँ पर खास करके स्कूल्स में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है कि नहीं, तो उसी में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दूं कि हिंदी नेपाल के सामाजिक जीवन में सदियों से पूर्णता के साथ समाविष्ट है, समाहित है तथा आज भी नेपाली सांस्कृतिक जीवन को प्रेरित करती है, बौद्धिक सौंदर्य को उद्भासित करती है। निश्चित ही हिंदी व्यापक भाषाई समरूपता की मजबूत नींव पर प्रस्फुटित, विकसित व विद्यमान है। तो खास करके नेपाल में क्या है कि यहाँ पर स्कूल्स में हिंदी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि कश्मीर में, जैसे कि कश्मीर की अवस्था है, ठीक उसी प्रकार नेपाल में भी है। तो खास करके यह कारण क्या है, वजह क्या है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक मुद्दा है, इश्यू है, एजेंडा है। और यहाँ के शासकों का खास करके कहना है जो हिंदी नेपाल की भाषा नहीं है, वह भारत की भाषा है। क्षमा करें विश्वकर्मा जी, हम जी राजनीति को छोड़ देते हैं। जी 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 राजनीति जी को जी छोड़ जी देते जी हैं। सम आप स्वयं कैसे पढ़ाते हैं साहित्य को, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा बहुत मैं पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी करवाना चाहूंगा मैम, होगा? हेलो जी जी आगे बढ़िए। हेलो हेलो। हाँ जी आगे बढ़िए, सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं ना? तो मैं थोड़ी सी जी जानकारी दूं पाठ्यक्रम के बारे में और उसके बाद में कौन कौन से साहित्य है कह के। हेलो जी सर, बोलिए जी सर। आवाज जी बोलिए। जी जी जी। तो खास करके अद्यतन में त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल में सेमेस्टर सिस्टम लागू है और यहाँ पर स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम को भी हमने क्या किया है कि 4 सेमेस्टर में यहाँ का पाठ्यक्रम को बांटा गया है। और प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमानुसार हर 6 महीनों में होती है और पत्रों की संख्या 20 है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में मिलाकर। और हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास से छात्र परिचित हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आदि, मध्य और आधुनिक काल की
संपूर्ण प्रमुख प्रवृत्तियों का इस पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। भाषा विकास की दृष्टि से भी हिंदी विश्व की प्रमुख उन्नत भाषाओं में से एक है। इस भाषा का प्रयोग क्षेत्र विश्व के भाषिक भूगोल में अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी महत्ता को समझते हुए पाठ्यक्रम में हिंदी के भाषिक प्रयोजन मूलक अनुसंधान मूलक पक्षों को भी विस्तार के साथ शामिल किया गया है। आज के संदर्भ में अनुवाद की जो आवश्यकता और इसकी महत्ता जो है खास करके दोनों ही महसूस की जा रही है, इसलिए अनुवाद कला को भी पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। संचार और प्रौद्योगिकी क्रांति के इस युग में छात्रों की दक्षता पत्रकारिता में हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता को अनिवार्य पत्रों में शामिल किया गया है। कार्यालयी और व्यावसायिक पक्षों के अध्ययन हेतु प्रयोजन मूलक हिंदी को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत, संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त नेपाल के हिंदी लेखक और नेपाल में हिंदी का इतिहास एवं अनुसंधान प्रविधि का ज्ञान आवश्यक जानकर शोध प्रविधि को अनिवार्य पत्र के रूप में रखा गया है। और खास करके हिंदी साहित्य का आदिकाल के अंतर्गत जैसे हम पढ़ाते हैं और पाठ्यक्रम में रखा गया है, जैसे कि रासो साहित्य, उसके बाद में विद्यापति, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य का परिचय के रूप में रखा गया है। उसके बाद में भक्ति काल में जब हम आते हैं तो संत साहित्य, उसके बाद में कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, रामचरितमानस। रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी, घनानंद और रत्नाकर की रचनाएं हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, आधुनिक कविता रखा गया है। छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत कामायनी, उर्वशी, संधिनी, प्रिय प्रवास भी रखा गया है। और गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लघु कथा, डायरी साहित्य, इंटरव्यू, आलोचना। और उपन्यास के अंतर्गत खास करके गोदान अभी रखा गया है। और उसके बाद में 1 इंच मुस्कान। निबंध के अंतर्गत अशोक के फूल, कथा साहित्य के अंतर्गत कृष्णा सोबती, ममता कालिया, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु आदि की कृतियां पाठ्यक्रम में है। और जहां तक रही बात यहाँ पर रुचि की, तो जो अभी रंजू कुमारी गुप्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण हो गया है, उनकी प्रस्तुति में भी गोदान से बहुत बातें आ चुकी हैं, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा। तो यहाँ पर अधिकांश लोग छात्र जो हैं हमारे यहाँ के साहित्य में, अधिकांश छात्र साहित्य में रुचि रखते हैं, जैसे कि प्रेमचंद साहित्य हो, चाहे वह जैनेन्द्र के हो, चाहे वह छायावाद के प्रसाद पंत, निराला वर्मा के ही साहित्य क्यों न हो, चाहे वह गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो, सभी में यहाँ के छात्र रुचि रखते हैं। और इसके अतिरिक्त नेपाल का जो हिंदी साहित्य है, अर्थात नेपाल में जो हिंदी के लेखक हैं, प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं, उनकी कृतियां हैं, उनके बारे में भी यहाँ के छात्र ज्यादा रुचि रखते हैं। और इसके साथ साथ पत्रकारिता, जैसे कि मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ और भाषा विज्ञान, तो पत्रकारिता से भी यहाँ के छात्र अधिक रुचि रखते हैं। इसीलिए कि पत्रकारिता का ज्ञान हो जाने के बाद में मान लिया जाए यहाँ पर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो हिंदी के यहाँ 2-4 पत्रिकाएं भी हैं और साथ साथ साप्ताहिक भी हैं, तो कहीं ना कहीं रिपोर्टर के रूप में या उप संपादक के रूप में या कुछ भी रूप में यहाँ पर उन लोगों को मतलब नौकरी मिल जाती है। तो यही सब है, मतलब रुचि। इतना ही मैं कहना चाहूंगा और अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। सुंदर सुंदर। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए नेपाल से डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं ताजिकिस्तान से डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी को। आप ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ताजिकिस्तान में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वास्तव में आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत में प्रोफेसर हैं। आपने 7 वर्षों तक साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में
कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। आपकी 15 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको पत्रकारिता का भी अच्छा अनुभव है। आपके साहित्यिक, आलोचनात्मक तथा सामाजिक लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपको कई अकादमियों द्वारा पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य भाषण के लिए आपका स्वागत है, डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर, आवाज आ रही है। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर माधुरी रामधारी मैडम जी का, जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट की जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, और आज के इस मंच के जो संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से प्रकाश वीर जी का, और जो लोग इस हिंदी से प्यार है और वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन भी और शुक्रिया भी। और मैं माधुरी रामधारी जी का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे दिया कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। मैं इस वक्त दुशांबे में हूँ, जो ताजिकिस्तान की राजधानी है, और यहाँ ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी और ताजिक स्टेट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, और इन दोनों यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और इन दोनों यूनिवर्सिटियों में मैं क्लास लेता हूँ। हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान का जो वातावरण है लिखने का, पढ़ने का, बिल्कुल भिन्न है, अलग है बिल्कुल। हम बचपन से हिंदी बोलते आते हैं, उर्दू बोलते हैं, और हमारे ज़हन और दिल में, हृदय में एक वातावरण ऐसा होता है शब्दों का, व्याकरण का, ग्रामर का, कि हम बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, इन दोनों यूनिवर्सिटियों में तकरीबन ताजिक विश्वविद्यालय में 75 उर्दू और हिंदी के बच्चे जो छात्र और छात्राएं हैं, वो 75 स्टूडेंट्स हैं, यानी 4 साल कोर्स में, 4 साल का जो यहाँ पर कोर्स है। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में तकरीबन 65 और 70 के आसपास हिंदी के छात्र हैं। उर्दू सिर्फ यहाँ ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, हिंदी दोनों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। और एक बात और आपको ये जान करके बहुत खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि यहाँ हाई स्कूल तक, जिसको हम लोग 10th कहते हैं, यहाँ 11th तक की पढ़ाई होती है, और 11th के बाद सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो यहाँ तक, यानी 11th तक यहाँ हिंदी भाषा और उर्दू भाषा और दीगर जो भाषाएं हैं वो नहीं पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर जो हमारे बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन में, और 12th से इनका ग्रेजुएशन शुरू होता है। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स होता है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में 5 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो इन दोनों यूनिवर्सिटियों में जो हमारे जो छात्र और छात्राएं हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो रुचि मैंने देखी है वो कहानियों में, नॉवेल में हमने देखी है। हिकायत, इसको ये लोग ताजिक ज़बान में हिकायत भी इसको कहते हैं, हमारी जो कहानियाँ हम पढ़ाते हैं उसको। और इसीलिए हमने पाठ्यक्रम को, जो यहाँ पर था, मेरे आने से मुझे आए हुए 2 साल 4 महीने हो गए, तो हमने इस हिसाब से यहाँ के छात्र और छात्राओं की जो रुचि है, जो दिलचस्पी है, उसको देखते हुए हमने कई चीज़ों को इसमें ऐड भी किया, जैसे लोक कथाएँ और पंचतंत्र। ये कहानी बेस्ड और हमारे प्राचीन काल की जो हमारी बहुत सी ऐसी लोक कथाएँ हैं पंचतंत्र में, आप सब पढ़ते रहे हैं। तो असल में ये बच्चे जो फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन होता है, वो शुरू करते हैं हिंदी सीखना, और आखिर में 4 साल आते आते, 5 साल आते आते पूरी तरह से ये हिंदी बोलने लगते हैं, निबंध लिखने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। ये एक अचीवमेंट है इनका।
तो इसलिए जो है जो पहला साल होता है ग्रेजुएशन का, जो 12th, हमारे हिसाब से इसको आप समझ लीजिए कि 12th से ही इनका ग्रेजुएशन होता है। तो प्रारंभ में हम जो है इनको एक सही अल्फ़ाबेट के साथ जो है ना, सही उच्चारण के साथ व्याकरण, और जो बच्चों को जो हम तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं में जो छठी तक जो हम व्याकरण और जो कुछ पढ़ाते हैं हिंदी सीखने के लिए, हिंदी भाषा के लिए, वो हम फर्स्ट ईयर में इनको पूरी तरह से तैयार करते हैं। इसके बाद जब ये सेकेंड ईयर में आ जाते हैं, दूसरे साल वर्ष में आते हैं ये, तो इनको हम हिंदी भाषा के बारे में कुछ इनको ज्ञान देते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, इसको पढ़ाते हैं। हिंदी का भूगोल क्या है, किस तरह से हिंदी आई, यानी ये इनको बताते हैं हम कि ये किस तरह से हिंदी से ज़्यादा जुड़ें। और फिर जो है साहित्य के इतिहास की तरफ इनको हम ले आते हैं। और उसके बाद जो हमारी जो क्लासिकी जो कविताएं हैं, जो पुरानी हमारी जो कदीम जो कविताएं हैं, जो नज़में हैं उर्दू में भी और हिंदी में भी, उनसे इनको अवगत कराते हैं। और उसमें आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जो हम सिलेबस बनाते हैं, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो हमारा जो पाठ्यक्रम है हिंदुस्तान का, वो दूसरे तरह का। यहाँ पर हम कुछ उसको भिन्न तरह से करने की कोशिश करते हैं कि एक रुचि को साथ में रखते हुए कि बच्चे हिंदी पढ़ने से घबराए नहीं, परेशान ना हो, और बहुत अच्छे तरह से वो हिंदी को सीख भी लें, बोले भी। तो इसीलिए हमने एक पाठ्यक्रम में बातचीत की एक कला के उससे नाम से जो है ना, एक पाठ्यक्रम में हमने शामिल किया है बातचीत की कला। यानी इसको हम लोग जो है बलागत में इसको बोलते हैं कि कैसे बात करते हैं, अंदाज क्या होना चाहिए, हमारे इशारे कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इनको शुरू से लेकर के आते हैं। चूंकि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है हिंदुस्तान की, जो उर्दू भाषा, हिंदी भाषा से जो जुड़ी हुई है, तो उस कड़ी को साथ में लेकर हम कुछ न कुछ सफर करते हैं। मुश्किल काम हमारे लिए होता है, चूंकि शब्दों का आदान प्रदान, लेकिन एक हमें सहायता ये जरूर मिलती है, मदद ये जरूर मिलती है कि यहाँ की जो जबान है वो ताजिकी जबान है। और ताजिकी जबान यानी फारसी ज़दा है, यानी फारसी आप एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो ताजिकी है और वो अलग है। तो जो शब्दकोश है यहाँ का, उसमें संस्कृत के बहुत से अल्फाज, यानी बहुत से शब्द जो है संस्कृत के, यहाँ की जो ताजिकी जबान है उसमें है, उर्दू के हैं, हिंदी के हैं। यानी जो एक मिली जुली जो भाषा है हमारे हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी जबान आप कह सकते हैं उसको, हिंदुस्तानी भाषा, तो उसके बहुत से शब्द, यानी 40% आप ये कहें कि हमारी वो, ये लोग कलमा बोलते हैं शब्द को, जो शब्द है वो 40% जो है, प्रतिशत जो है, वो शब्द है जो यहाँ की जबान में शामिल है। तो हमें पढ़ाने में आसानी थोड़ी सी ये होती है कि हम इनको जोड़ते हैं उन शब्दों से। ख्वाब है, बिस्तर है ना, इस तरह से बीमार है, बीमारी है, इस तरह के जो शब्द हैं वो इनकी डिक्शनरी में, इनकी शब्दकोश में बहुत सारे इस तरह के आप सब जानते हैं। जो फारसी में, फारसी के बहुत से शब्द हिंदी में हैं, उर्दू में हैं, हिंदी में भी हैं। इसी तरह से इनकी जबान में, चूंकि फारसी से ये मुतासिर है और फारसी की ग्रामर और कवायद से मुतासिर है, इनकी अलग जबान है, अलग स्क्रिप्ट है, तो यहाँ हम मजबूत होते हैं। इसलिए हमारी भारतीय सरकार ने बहुत सी सुविधाएं इन बच्चों को, इन छात्र छात्राओं को दिया है और दे रहे हैं। जैसे कि उस बच्ची ने बताया कि हम हर साल जो है 10 से 15 छात्र और छात्राओं को सिलेक्ट करते हैं और उनको हम आगरा जो है इंस्टीट्यूट जो है, जो हमारा जो केंद्रीय संस्थान है, वहाँ हम स्कॉलरशिप पर, सरकार की स्कॉलरशिप पर इन्हें पढ़ने के लिए हर साल भेजते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसमें उज्बेकिस्तान और दूसरे देशों के भी हमारे इसमें बच्चे होते हैं। इस तरह से हम तीसरे कोर्स में जब आते हैं तो हिंदी भाषा को वो समझ चुके होते हैं, लिखना पढ़ना बोलना उनको आ चुका होता है। तो पाठ्यक्रम का जो तीसरा हिस्सा होता है, तीसरे साल का होता है, उसमें हम उनको पूरी तरह से मैच्योर करते हैं हिंदी भाषा के बारे में, आधुनिक साहित्य के बारे में, और जो पुरानी और नई जो संस्कृति है, और इस पर संस्कृति पर भी और भाषा पर हम जोर इसलिए देते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है
वो बहुत मिली जुली है, बहुत मिलती जुलती है बातचीत में। और इसीलिए यहाँ की जो हमारे हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम बहुत से फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस को अ, हम भूल जाते हैं, लेकिन ये सब याद दिलाते हैं। बहुत रुचि से हमारे एक टीचर हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है सब फॉरेन लैंग्वेजेस का, उन्होंने 100 फिल्मों का हिंदी से, मैंने उनको उनकी काफ़ी मदद भी की है यहाँ पर जब वो ट्रांसलेशन करते हैं, तो 100 फिल्मों का उन्होंने ट्रांसलेट किया है यहाँ पर सफीना टीवी है, ये और भी दूसरे जो टीवी हैं सरकार की भी हैं, सब बहुत खुशी से इन फिल्मों को रिलीज भी करते हैं, हम प्रोग्राम्स आयोजन करते हैं। तो इन इन बच्चों को हम तीसरे साल जो है ना इतने मैच्योर करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें कामयाबी मिलती है। और कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं तब बच्चे जाके आते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम वहां पर हैं जहां पर डिजर्ट में, यानी एक फूल को जो है, एक गुलदस्ते को पेश करना जो है, एक फूल का पौधा लगाना इस तरह से है कि डिजर्ट में, लेकिन कामयाबी हमें बहुत मिलती है जब हम चौथे साल में आते हैं। तो इनकी जो रुचि होती है, उन रुचियों को साथ में रखते हुए कहानियों को लाते हैं, इनको उपन्यास की तरफ लाते हैं, फिर इनको निबंध और कविताओं की तरफ लाते हैं, फिर इनको नाटक से इनको अवगत कराते हैं। और फिर जो है, जो हिंदुस्तान में की जो पत्र और पत्रिकाएं हैं, इनको छपने की ख्वाहिश होती है कि कुछ चीज़ें हमारी उसमें छप जाए। तो समाचार पत्र हैं, न्यूज़ हैं, हम हिंदुस्तान से बहुत से पत्र और पत्रिकाओं को, न्यूज़पेपर्स को, मैं जब भी इंडिया से आता हूँ नए नए पत्र और पत्रिकाओं को लेकर के आता हूँ, ये देखते हैं तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है कि ये पत्र और पत्रिकाएं हैं जिसमें हम छप भी सकते हैं। ये हिंदी भाषा है, ये अंग्रेजी की है, ये उर्दू की है, ये तमिल तेलुगु की है। और ये भाषाओं को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं जो हमारी जो 22 और 24, बल्कि अब तो 24 जबानें हमारी मान्यता प्राप्त है हिंदुस्तान में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, डोगरी, कश्मीरी, तमाम भाषाओं को हम कहीं ना कहीं इनके कानों में रस घोलते हैं। इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी भाषाएं हैं, और हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन उसमें हिंदी जो है वो कुतुब मीनार की एक हैसियत रखती है। तो उन तमाम जबानों से हम इन्हें अवगत जरूर कराते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इनके कानों में वो रस घोलते हैं और वो हिस्ट्री बताते हैं। ये भूगोल से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, हिंदुस्तान में कौन सा शहर कहाँ है, किस तरह की ये है, हमारे प्राचीन काल की जो इमारतें हैं उनसे इनको बड़ी दिलचस्पी होती है। तो ये सब हम संस्कृति में और सभ्यता के हवाले से जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम पाठ्यक्रम में लाल किला है, लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, बहुत से ऐसी हैं जिसको उनको हम अलग अलग तरीके से इनको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत रुचि के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसका भूगोल, जैसा कि मैंने करा, फिर प्राच्य अध्ययन जो होता है, ओरिएंटल स्टडी की तरफ हम इनको, ये चौथे कोर्स में, और किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी में जो 5वीं कोर्स है उसमें, तो उसमें हम जो है ओरिएंटल स्टडी की तरफ इनको लाते हैं, लेक्सिकोग्राफी की तरफ, यानी कोश रचना की तरफ इनको हम माइल करते हैं। चूंकि यहाँ पर तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर बहुत है, चूंकि इस मुल्क में यानी 32-33 साल हो गए इस मुल्क के आज़ाद हुए, इनको आज़ादी प्राप्त हुए। तो इस मुल्क में ट्रांसलेशन के जरिए जो बड़ी भाषाएं हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, तो जो बड़ी भाषाएं हैं उन तमाम भाषाओं के जो स्तंभ हैं, जो पिलर्स हैं, कविताओं में शायर भी हैं, अदीब भी हैं, लेखन करने वाले लोग हैं, उन सब की किताबों को, उन सब की रचनाओं को यहाँ पर ट्रांसलेशन करने वाले हमारे बहुत से हमारे शिक्षक और दूसरे जो है मौलिमा हैं, जो टीचर्स को यहाँ आमतौर से मौलिमा ही लोग बोलते हैं, और हम लोग प्रोफेसर हैं लेकिन यहाँ पर सब मौलिम बोलते हैं, मौलिमा बोलते हैं, प्रोफेसर भी लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ का एक ट्रेडिशन है जिसके तहत ये लोग इस तरह से आह्वान करते हैं, एहतराम करते हैं बच्चों के। और एक बात मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले, हिंदुस्तान से स्नेह और प्रेम करने वाले इस मुल्क में मैंने बहुत देखा है। और जो कल्चर है यहाँ की,
जो पहनावा है वो भी बहुत है। हिंदुस्तान के जो जो सामान जो हमारे यहाँ है, सौंदर्य का जो सामान है, जो हमारा लिबास है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। हम उन पर भी कभी ना कभी हम जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, तो शादी ब्याह की रस्में जो होती हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। जब मार्च में हमारे जो चौथी और पांचवी कोर्स के जो बच्चे होते हैं, मार्च में उनकी हम पढ़ाई जब हम उनकी समाप्त करते हैं तो कुछ उनकी अलग से क्लासेस लेते हैं, तो उसमें हम संस्कृति और सभ्यता से उनको हम रीच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है कि इन्हीं चीजों को पढ़ाया जाए, इन्हीं चीजों को दिखाया जाए और इन्हीं चीजों को हम जाकर के देखें। तो ये हमारी होती है। और जैसे एक पर्चा हमारे अनुवाद विज्ञान का है और उर्दू में भी है, तर्जुमा नजरिया और अमल के नाम से है, अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार के नाम से हम उसको पढ़ाते हैं। और राजनीति विज्ञान और में जो है ना, राजनीति विज्ञान में हम सियासत नहीं पढ़ाते कि आज किसका इलेक्शन है या नहीं है, लेकिन हमारी जो राजनीतिक जो हमारी धरोहर है, जिन पर हमारा भारतवर्ष जो है जिस पर टिका हुआ है, यानी प्राचीन काल से लेकर के अब तक का है, वो भी कहीं ना कहीं हम इनको रणनीति के तौर पर पाठ्यक्रम में हम शामिल रखते हैं कि हमारा भारत की विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मों के लोग रहने वाले हैं और किस तरह से मिलजुल करके रहते हैं। तो पाठ्यक्रम में हम राजनीति के तौर पर जो हमारा प्राचीन काल से अब तक का है, उन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं इनको चाहते हैं। जो बच्चे आखिरी साल में शामिल होते हैं उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसा कि आप सब लोगों ने कहा, हाँ एक और बात बताऊं कि जो हमारी जो अवधारणाएं हैं, यानी साहित्यिक अवधारणाएं हैं, यानी उसको जो लिटरेरी थ्योरीज हैं, अदबी तस्वुरात जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो है जैसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट है और मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो ये बच्चे पांचवी और चौथे क्लास में आते आते इतने मैच्योर जरूर हो जाते हैं कि इन चीजों को वो समझने लगते हैं और खूब समझते हैं। चूंकि इनकी क्लासेस जरूर होती है चौथे पांचवी के, लेकिन बच्चे सब 20 साल 21 साल 22 साल के होते हैं, तो मैच्योर होते हैं, तो वो समझते हैं। तो हम अदबी लिटरेरी थ्योरीज यानी साहित्य की जो अवधारणाएं हैं उनको भी हम एक पर्चे के तौर पर हमने रखा है। फिर एक पर्चा हमारा ये भी है कि हिंदी और उर्दू की के वो लेखक जिन्होंने फारसी में भी शायरी की, उर्दू में भी शायरी की और कुछ ने हिंदी में भी की, उर्दू में भी की, तो इस तरह के बहुत से शायरों को, अदीबों को, लेखकों को हम एक अलग से एक हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें इनको पढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ का बैकग्राउंड फारसी का है, रुतकी हैं, सादी हैं, हाफिज, बहुत से हैं, रूमी हैं, तो ये इनके मुल्क के और आसपास के लोग जो इनके पाठ्यक्रमों में जो ताजिकी जबान में, रूसी जबान में पढ़ाए जाते हैं, उनको जब हम अपने देश में पढ़ाए जाने वाले इन बड़े साहित्यकारों को से जब हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय कराते हैं, तो इन्हें बहुत दिलचस्पी होती है। हम उनसे ये बताते हैं कि हम सादी को हम हिंदुस्तान में भी पढ़ते हैं, रुदकी को हिंदुस्तान में भी पढ़ते हैं, हम रूमी को भी पढ़ते हैं, और फिर हम उनको यहाँ बताते हैं, तो इनकी रुचि बढ़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम इन सब भाषाओं में और हिंदी भाषा में खासतौर से हम इनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी हमारा सफर व्याकरण से शुरू होता है और 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 व्याकरण से शुरू होकर के हिंदी इतिहास, हिंदी भूगोल और हिंदी भूगोल से पत्र और पत्रिकाएं, और उसके बाद से अनुवाद विज्ञान, हमारी संस्कृति और साहित्य की अवधारणाएं तक का सफर हम इनको 4 से 5 साल के बीच में हम इनको कराते हैं। और आखिरी साल में 50, 60, 70 पेजेस पर बेस्ड जो है हम इनसे एक डिप्लोमा भी लिखवाते हैं। यहाँ उसका उस सर्टिफिकेट के तौर पर एक नाम है जिसको हम लोग टर्म पेपर और दूसरे नामों से जानते हैं, यहाँ डिप्लोमा कहते हैं। तो डिप्लोमा के बच्चे जो है जिनकी क्लासेस खत्म हो जाती है मार्च में, तो उनको 3 महीने का हम वक्त देते हैं ये डिप्लोमा लिखने के लिए। तो उसमें हम किसी जैसे प्रेमचंद पर, कृष्णचंद पर, दिनकर पर या शुभांकर मिश्रा जी पर, कुंवर बेचैन पर या मैथिली शरण गुप्त पर, नागार्जुन पर, निराला, सूरदास, सुमित्रानंद पंत, मीराबाई, ये जो हमारे जो धरोहर है हिंदी के, इन सबको अलग अलग यानी तौर पर हम हर बच्चे को जो है, अगर एक क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 हम उनको टॉपिक देते हैं। और फिर वो टॉपिक हम अगले साल नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है
कि जो यहाँ की लाइब्रेरी है, हमारे जो कफेदरा यानी डिपार्टमेंट को ये लोग कफेदरा बोलते हैं, तो जो हमारे जो कफेदरा है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी जो लाइब्रेरी है, हम हर साल 15 से 20 उन राइटर्स को डिप्लोमा में इंट्रोड्यूस करते हैं जिन पर पूरी उनकी जीवनी से लेकर के उनके कार्य और उनका जो काम होता है पूरे एक थेसिस के तौर पर, यानी मिनी थेसिस का नाम आप दे सकते हैं, 60, 70, 80 पेजेस में होता है। तो हम हर साल 15-20 लेखकों को चयनित करते हैं और बच्चों को देते हैं, उसमें ट्रांसलेशन भी करवाते हैं। तो इस तरह से 40 सालों से जो हिंदी की पढ़ाई हो रही है, तो बहुत से हमारे जो लेखक हैं, वो सारे लेखक ताजिकिस्तान में एक तरह से कहीं ना कहीं किताब की, पुस्तक की शक्ल में और डिप्लोमा की शक्ल में और पाठ्यक्रम की शक्ल में वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे जो नए लिखने वाले लोग हैं, जो जैसे नई कविता में नरेश मेहता है, दुष्यंत कुमार हैं, कुंवर नारायण है, भवानी प्रसाद हैं, और भी बहुत से हैं, मैं नाम लूंगा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से जो नए लेखन में भी है, तो उन लोगों को भी हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं कहूँगा, बहुत वक्त मैंने ले लिया, मैडम ने मुझे 5-7 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन क्योंकि ये ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर हिंदी जो है, हिंदी पूरी फल फूल रही है, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदी की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। हिंदी की खुशबू हर तरफ फैली हुई है, हर गांव, मुल्क, शहर में महकी हुई है। यहाँ ये जो मुल्क है, इस मुल्क के हर गांव से बच्चे आके पढ़ते हैं इन यूनिवर्सिटियों में। तो हिंदी की जो खुशबू है वो खुजंद में भी है, पंचकेंत में भी है, दुशांबे में भी है, सुनजोदा जो इलाका है वहां भी है। इस मुल्क के गोशे गोशे से बच्चे आते हैं, हर जगह हिंदी की खुशबू फैली हुई है। और हमारी जो सरकार है, भारतीय सरकार है, बहुत रुचि लेती है और बहुत ही प्रोत्साहन करती है। और हम अपने भारतीय सरकार के मदद से और उनके प्रोत्साहन से हम हिंदी को कुतुब मीनार बनाने की कोशिश में लगे हैं। अब इसमें हमारी कहीं पर हमारी कमियां भी होती हैं, कहीं हम नाकामी भी हासिल करते हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि आने वाले दिनों में और आज भी जो वातावरण है, जो सूरत हाल है, वो हिंदी यहाँ बढ़ चढ़ कर बोल रही है और बहुत कुछ अभी करना बाकी है पाठ्यक्रम के हवाले से भी। और एक और बात आप लोगों से कह के मैं विदा लूंगा कि बच्चे कभी कभी पाठ्यक्रम से अलग हटके भी, क्योंकि मैं भारत से आया हूँ, ये सब जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो ये अलग से मुझे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं कि सर आज आप कुछ इस फिल्म के बारे में बताइए, कुछ थिएटर के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पर किस तरह की शादी और ब्याह किस तरह से होते हैं। यानी वो जो रुचि होती है कल्चर को जानने के लिए, सिविलाइजेशन को जानने के लिए, तमद्दुन ये लोग कहते हैं उसको अपनी जबान में, तमद्दुन को जानने के लिए, तो अलग अलग तौर पर ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बेझिझक पाठ्यक्रम के अलावा भी हम उनको पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। और हमारे जिम्मे एक ये भी ICCR की तरफ से मिली हुई है कि हम अपनी संस्कृति और भाषा के तौर पर भी हम लेक्चर दें। तो तकरीबन हमने 40-42 2 साल 4 महीने में हम 40 से 42 हम लेक्चर्स अपने विभिन्न भाषाओं संस्कृति पर हम जो हम रिपोर्ट दे चुके हैं ICCR को, हम कर चुके हैं यहाँ पर। और हमारी ये कोशिश है, मुझे बहुत प्रसन्नता भी है कि हिंदी इतनी अच्छी जबान और इतनी मीठी और सभ्य भाषा जो है ताजिकिस्तान में एक बहुत फल फूल रही है। और आने वाले दिनों में जो लोग आएंगे मेरे बाद, वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ताजिकिस्तान से डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी ने हमें बताया कि ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में किस प्रकार हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। इस सुंदर वक्तव्य के लिए ताजिकिस्तान से डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी को हार्दिक धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी को, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड लंदन से हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी से विनम्र निवेदन है
कि मैं हमारे छात्र प्रतिभागियों के लिए 2 शब्द कहूं। नमस्कार। मैं तो आज श्रोता के रूप में यहाँ आई हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत के अन्य अलग अलग प्रांतों से ही नहीं, तजाकिस्तान और नेपाल तक के हिंदी शिक्षण के विषय में इतनी अच्छी जानकारी सुनने को मिली। मैं खुद ही एक जिज्ञासु की तरह ही सुन रही थी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी उन विद्यार्थियों को जो अलग अलग देशों में रह कर के भी हिंदी के प्रति अपने प्रेम को बनाए हुए हैं और सतत प्रयत्नशील हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि भारत के बाहर भी प्रेमचंद के बारे में अभी भी रुचि है और उसको गहराई से पढ़ा भी जा रहा है। ताजिकिस्तान के बारे में सुन करके मैं सचमुच बहुत ही चकित हूँ कि वहाँ इतने विस्तार से हिंदी का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। 5 वर्ष की अवधि छोटी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत चकित हूँ कि इन 5 वर्षों में आप इतना कुछ कैसे समेट लेते हैं। आपके विद्यार्थी निश्चय बहुत ही जिज्ञासु होंगे और शिक्षक भी बहुत ही योग्य होंगे, और लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपने भाषा को इतना समावेशी रूप में वहाँ पे रखा हुआ है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे पता है कि आपके विद्यार्थी आगरा जाते हैं, संस्थान में स्कॉलरशिप लेकर के भी जाते हैं, लेकिन इतनी समग्रता में आप लोग हिंदी साहित्य को भारत के बाहर इस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की और बहुत ही संतोष की बात है। कुछ विद्यार्थियों ने जो शुरू में अपने वक्तव्य दिए, मैं उनके संकोच को समझ सकती हूँ, लेकिन हमें उन्हें निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। और माधुरी जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने उनको ये मंच दिया जहां आकर के वे अपने संकोच का निराकरण कर सकें। बच्चों के लिए हिंदी भाषा में भाषण देना एक काफी डरावने वाली स्थिति है, मंच पे इतने लोगों के बीच में बोलना। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब ये विद्यार्थी आएंगे तो ये और अधिक आत्मविश्वास से भर करके और अधिक सूचनाएं लेकर के आएंगे, और उनको इसके लिए मंच देने के लिए आपको भी मुझे बधाई देने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ऐसा मंच इनको मिलता रहे तो इनको हिंदी में आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा मिलेगी। मैं तो आज सच में बहुत अपने आप में बहुत ही संतोष का अनुभव कर रही हूँ कि लंदन में रह करके मुझे इन बातों का पता नहीं था। जो मुझे आज जो परिचय मिला है वो मेरे लिए एक बहुत ही अमूल्य जानकारी है, और मुझे इसके लिए अवसर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लंदन से डॉक्टर अरुणा अजीत सरिया जी को हमारे छात्र प्रतिभागियों के मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हिंदी से प्यार है संस्था से सृष्टि भार्गव जी को मंच सौंपता हूँ। मंच संचालन के लिए आपका स्वागत है, सृष्टि भार्गव जी। म्यूट है, आप म्यूट हैं सृष्टि जी। नहीं, मेरा मन म्यूट है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। जी जी आ रही है मैडम, बोलिए। नहीं, आवाज तो नहीं आ श्रुति रही जी है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, जी अब ठीक है। हेलो। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का, डॉक्टर शुभांकर मिश्र एवं
सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मंच पर स्वागत करती हूँ प्रोफेसर नरेश मिश्र जी का। प्रोफेसर नरेश मिश्र जी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा के पूर्व प्रोफेसर और अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता है भाषा विज्ञान, प्रयोजन मूलक हिंदी, भक्तिकालीन काव्य और आलोचना। उनके पास 43 वर्ष से अधिक का प्रोफेसर के रूप में अध्यापन अनुभव है और 18 वर्ष से अधिक विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता, मानविकी संकाय में प्रोफेसर के रूप में प्रशासनिक अनुभव भी है। शोध सृजन, आलोचना, हिंदी भाषा, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण और प्रयोजन मूलक हिंदी से जुड़ी लगभग 35 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसके अलावा प्रोफेसर नरेश मिश्र जी ने कथा साहित्य, काव्य संग्रह, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति एवं अन्य विधाओं में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है और प्रयोजन मूलक हिंदी से जुड़ी अन्य पुस्तकें प्रकाशाधीन हैं। उनके लगभग 100 से अधिक शोध आलेख प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उनकी साहित्यिक एवं विचार संस्थाओं से उनका संबंध रहा है। हिंदी साहित्य भारती हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में उनका एक लंबा अनुभव है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आदि कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने अकादमिक समितियों की सदस्यता की है। हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के वे सदस्य रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, महात्मा गांधी विद्यापीठ वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय आदि अनेक विश्वविद्यालयों से वे जुड़े रहे हैं एक प्रोफेसर के रूप में और चयन समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में वे जुड़े रहे हैं। उनके निर्देशन में लगभग 40 छात्रों ने पीएचडी और लगभग 50 छात्रों ने एमफिल की डिग्री पाई है। उनके निर्देशन में कई शोध परियोजनाओं का संचालन हुआ है। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण साहित्यकार सम्मान प्राप्त हो चुका है। संक्षिप्त कर लीजिए। सृष्टि जी की आवाज नहीं आ रही है। अब हम ससम्मान प्रोफेसर नरेश मेहता जी को आमंत्रित करते हैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। यं मेधां देवगणः पितरस्योपासते तया मामद्यं मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। सर्वप्रथम मैं किसको किसको धन्यवाद दूं ये सोचने के लिए विवश, क्योंकि मेरे सामने जितने नाम आए वो चाहे इस देश के हों चाहे प्रदेश के हों या किसी कोने के हों, वो मुझे लुभा रहे हैं।
वो बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति की क्या पहचान है, हमारी भाषा की क्या पहचान है और हमारे अध्ययन अध्यापन की क्या पहचान है। जब देखता हूँ जिसके लिए दुनिया ललकती है वो मुक्ति यही है। विनोद के लिए कौन नहीं इच्छुक होता, विनोद जी यही है। प्रकाश में हर एक व्यक्ति रह करके गतिशील रहना चाहता है, वो यही है। नाम यदि शुभंकर हो, यदि मुश्ताक हो, फिर रहता क्या है। चारों ओर सृष्टि का सौंदर्य ही दिखाई देता है। अभी अभी हमारे सामने अरुणा जी आई, मुझे याद आ गया, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कितना सुंदर देश। उसमें यदि अरुणिमा अरुणा अरुण हो तो धन्य हो जाएंगे, और अंत भला तो सब भला। कैसे बचूंगा, यदि मधुरता जीवन में आ जाए तो रह ही क्या जाता है। कहीं भी जाइए, आशा, उत्साह, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब कुछ दिखाई देता है। इतनी मधुर वाणी है ये हमारे सामने। ये हिंदी की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की पहचान है। आइए थोड़ी सी इस विशिष्ट परिचर्चा की चर्चा कर ली जाए। आज सौभाग्य है कि विभिन्न देशों में चल रहे हिंदी अध्ययन अध्यापन और चिंतन की गंभीर चर्चा हुई। घर बैठे चर्चा करके हमें प्रेरणा मिल रही है। यह श्रेष्ठ धरोहर है हमारी संस्कृत, हमारी भाषा, जिससे हम गतिशील हैं। ये हमारी परम उपलब्धि है। निश्चित ही विद्यार्थियों की प्रस्तुति कितनी सुंदर थी। बताया कि हम प्रेमचंद पढ़ते हैं, भक्ति काल के कबीर को पढ़ करके हम उस निर्गुण विश्व को, निर्गुण सृष्टि को समझते हैं, ब्रह्मा को समझते हैं, लेकिन तुलसी में पहुंच करके श्री राम को याद करते हैं। यदि हम प्रेमचंद पहुंचते हैं तो वो जीवन गति को देखते हैं। सब कुछ तो अध्ययन हो रहा है। कितना सुंदर है, विभिन्न देशों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में और उन विद्यार्थियों की रुचि। आइए देखें, ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में है कि हिंदी भाषा में के प्रति अभिरुचि, उस पर थोड़ी चर्चा करें कि यह अभिरुचि, रुचि तो सबकी होती है, सब में होती है, प्रयास होता है, लेकिन अभिरुचि, और वो भी हिंदी में, ये संस्कारों से जुड़ी हुई भाषा की पहचान है। जिसकी ओर हम गतिशील है, वह रुचि ली जा रही है। तो बैठाना होगा कि रुचि कब होती है, जब पहली बात है मधुरता होगी। यदि माधुर्य हमारे सामने दिखाई देगा, भाषा में, साहित्य में, बोलने में और लिखने में हमें माधुर्य रूप आएगा तो अच्छा लगेगा, आकर्षित होंगे, पढ़ेंगे, गंभीर से गंभीर जाएंगे। लेकिन मधुरता हो, लेकिन अगली बात तो जरूरी है, बोध गम्यता भी तो हो। हम लिख देते हैं, खूब खुश हो रहे हैं, लेकिन लिखते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, तो उसमें बोध गम्य यानी अभिव्यक्ति सुंदर हो, पढ़ने में सरल हो, अर्थ बोध हो जाए, तब स्वाद आता है। फिर जब विद्वानों में पहुंचता है, हम विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो कहते हैं मानक रूप में लिखना, यानी श्रेष्ठता तब है कि जब हम मानक बोले, शुद्ध बोले और शुद्ध लिखें, तो निश्चित रूप से वो गंभीर से गंभीर होगा। हमारा अध्ययन और अध्यापन दोनों ऊपर चलता जाएगा। अब रही अभिरुचि का विकास भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि अभिरुचि श्रेष्ठतम सीढ़ी पर पहुंच गया है, लेकिन अभिरुचि विकास के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जिधर हमारी गति है, तो यदि हिंदी भाषा की है, तो उसे हम अपनापन में जोड़ लें। यानी हम सोचेंगे कि ये तो अपनापन इसमें है, इसमें हमारी श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, तब लगेगा। तभी तो हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र की वो पंक्ति याद करेंगे, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज का अर्थ यहाँ पर हिंदी नहीं है, कोई भी अपनी जो भाषा होती है वो निज होती है। यहाँ हम हिंदी विस्तार, हिंदी बोध गम्यता की, हिंदी की अभिरुचि की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चय ही वो श्रेष्ठ रूप हमारे सामने होगा।
अब ये कैसे होगा? विद्यार्थी सबसे पहले यदि रुचि कम है, अभिरुचि तक नहीं है, तो हम अकेले में भी चिंतन अनुचिंतन करते हैं। क्या है क्या नहीं है, धीरे धीरे वो बढ़ेगी और निश्चय ही हमारा विश्वास है कि उसका ध्यान साहित्यिक हो ही जाएगा। जब साहित्यिक होगा तो निश्चय ही हम संवाद करेंगे। जब अच्छी चीज लगती है तो हम दूसरों से संवाद करते हैं। कितना सुंदर प्रेमचंद ने लिखा है, होरी का चित्रण कितना सुंदर है, धनिया तो उस धनिया पौधे की तरह महकती है। जब ये चित्रण करेंगे तो लगेगा हाँ, अब तो अभिरुचि बढ़ती जा रही है, यानी संवाद से। लेकिन संवाद करें किससे? देखना होगा। परिजन से करें, हम परिवार में रहते हैं। मित्र जन से करें, हम मित्रों के साथ रहते हैं। गुरुओं के साथ, हम विश्वविद्यालय विद्यालय में हैं, गुरुओं से संवाद करें, श्रेष्ठ जनों से संवाद करें, विद्वानों से करें, तो निश्चय ही हमारी गति ऊपर को चलेगी। अब बात है, सबसे बड़ी बात, हम बोलते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपम शीतल हो। ये तो है सामान्य जन के लिए। लेकिन यदि हम वह मधुर वाणी मानकता में बदल देते हैं तो निश्चय ही हमारा मन अभिरुचि की तरफ चला जाएगा, हमारा रूप उसमें संस्कार में चला जाएगा। कहते हैं खाने वाली चीज स्वादिष्ट हुआ करती है, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मन लगाते हैं, कहीं पर ध्यान लगाएंगे, अध्ययन करेंगे, याद करेंगे, तो स्वाद नहीं आता, तब आनंद आता है। जब आनंद आने लगेगा तो समझिए विद्यार्थी को वो दिशा मिल चुकी है जहां उसे पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचता चला जाएगा। इसलिए ऐसा चलता है। लेकिन करे कैसे? इसके लिए जीवन में उसे अभ्यास करना हो। उसकी जो अभिरुचि है, यदि कविता पढ़ने की अभिरुचि है, तो जब वो लयात्मक रूप से गाना शुरू कर लेगा तो अपने आप उसकी अभिरुचि बढ़ेगी और पढ़ना शुरू कर देगा और दूसरों को सुनाएगा कि मुझे तो याद है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी वो चुप नहीं रह सकता, वो सुनाएगा, उसमें कभी प्रवृत्ति जग जाएगी, यानी याद करके वो भावना जगेगी और निश्चित ही उसर्गशील हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक दिशा भी देना चाह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैं आज तक अपने को विद्यार्थी ही मानता हूं, भाषा का कभी शिक्षक नहीं मान पाया। यदि हमारे मन में कभी संदेह आता है या भ्रम आता है या हमें विस्मय होता है, तो हम ढूंढते हैं उसका कुछ न कुछ स्रोत, आधार, उसका हल, तो निश्चय ही हमें हल मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें भाषा की मानकता पर ध्यान देना। और भाषा की मानकता के दो रूप हैं, एक उच्चारण का, दूसरा लेखन का। कुछ लोग कहते हैं उच्चारण तो चलता है, उच्चारण चलता है निश्चित ही आंचलिक रूप में, लेकिन हम उच्च शिक्षा में उच्चारण को भी मानक बनाते हैं। भारतीय संस्कार की जो भाषा है उच्चारण में इतनी प्रभावी है कि हम सोच करके भी गदगद हो सकते हैं। मैं एक शब्द केवल लेता हूं। यदि कहा जाए विद्यार्थियों लिखो सभ्य, लिखेगा सा आधा भा और या। देखिए जरा सोचिए क्या बोल रहा है, हम क्या बोलते हैं? क्या हम सभ्य बोलते हैं? सभ्य कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं सभ्य। पहले बा बोल रहे हैं। अब सोचिए जरा, यदि कोई हमें टोके कि आप लिखते तो कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, तो उन्हें समझा दीजिए ये संस्कृति है भारतीय। कहेगा क्या मतलब भाषा में? तो कहिए अब बता रहा हूं। यदि आप अपनी वर्णमाला देखिए तो का के बाद खा महाप्राण है, बा के बाद महाप्राण भा है, यानी एक के बाद एक अल्प प्राण महाप्राण है। यानी महाप्राण माने बड़ा, उसमें ताकत ज्यादा लगेगी, उसमें आवाज ज्यादा आएगी, उसमें श्वास ज्यादा आएगी, वो बड़ा है।
हमारी वर्णमाला भी उसी तरह संस्कारों की तरह है। तो अब जरा सोचिए आपने किया क्या है। कह रहे सा, उसके बाद आधा भा लिखो। आधा भा कर लिखोगे तो बोलने के लिए आपको अल्प प्राण कर देना पड़ेगा, बा बोलना पड़ेगा, तो कैसे बोलोगे। ये बिल्कुल संस्कृत के अनुसार है कि आपका बड़ा भाई, आपके पिता, आपके माता जी, आपके कोई बड़ा हो और आगे आगे चल रहा हो, ध्यान रहे, रुका ना हो, चल रहा हो, और यदि लड़खड़ा जाए, यानी नहीं बोल सकते हैं अल्प प्राण उसे करके भा को, तब बा क्या करता है, हमारा धर्म है कि उसका छोटा भाई, उसका बेटा, उसकी बेटी जो भी होगी, अगले को संभालेगी और अपना प्रकट नहीं करेगी, कहेगी अब बोलो। इसलिए बा उसी संस्कार से, झटके से आया है, अपने अस्तित्व को दिखाते हुए नहीं, सामान्य रूप से आएगा और हम बोलते हैं सभ्य। एक उदाहरण दे रहा हूं, अनगिनत उदाहरण है। हम इस गंभीरता में चले जाएंगे तो लगेगा वास्तव में संस्कार की भाषा है। चलिए, ये तो अलग बात है। बहुत सारा उच्चारण है, अरे उच्चारण में सब कुछ है, लेकिन लेखन स्थायी धरोहर। उच्चारण तो पल भर में गायब हो जाता है। अब हमें उस पर भी ध्यान देना होगा, यानी लेखन पर भी ध्यान देना होगा, उसका भी मानकीकरण करना होगा। उच्चारण में तो बड़ी समस्याएं बहुत हल हैं। यदि हम कहें कब्र का पांचवा, चवर का पांचवा, ना सीख के बोलिए, असंभव हो जाएगा। 3 तरह के शाह हैं, उनको बोलना है तो कठिन होगा, लेकिन चलिए अभ्यास करके हम पारंगत हो सकते हैं। सबके व्यवहार प्रयोग लगातार, मैं कहना चाहता हूँ, अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। यानी हम यदि अभ्यास करेंगे तो पारंगत हो जाएंगे, भाषा का शीर्ष रूप पालेंगे, साहित्य सृजन का श्रेष्ठतम रूप पालेंगे। इसी तरह से कहीं भी यदि चिंतन करेंगे तो आपको गंभीर से गंभीर तथ्य मिलेंगे। कई बार मुझसे लड़ जाते हैं कई लोग, कहते कहते हो हमारी वर्णमाला में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, लेकिन रा के लिए तो 4-4 हैं। अब कौन उन्हें समझाए कि ये हमारी परम व्यवस्था है, विशिष्ट व्यवस्था है। तो यहाँ मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यदि हम इन चिंतनों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, उनमें विश्वास जग जाएगा, आत्मशक्ति जग जाएगी, और उसके बाद वो चाहे कबीर पढ़े, निराला पढ़े, कोई भी कविता पढ़ेंगे, शुद्ध उच्चारण लिखेंगे, उदाहरण शुद्ध लिखेंगे, अपना सृजन धर्म भी निश्चित रूप से श्रेष्ठतम करेंगे। अंत में समयानुसार ही मैं कहना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम घर बैठे भी देश विदेश के चिंतन को, अध्ययन अध्यापन को, गतिशील साहित्य सृजन को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, निश्चय ही प्रशंसनीय, सराहनीय, अभिनंदनीय है कि यह कार्यक्रम कितना सुखद है। हमें जीवन में कभी भी एक कदम भी चलने के लिए कोई शक्ति दे दे तो उसका हमें धन्यवाद ही करना चाहिए। मैं कदम नहीं, पूरा साथ साथ इतनी देर चलता रहा, और इस तकनीकी पद्धति से मैं हृदय से आभार करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे हुए सब विशेष नाम वाले अपने अपनों की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी आगे बढ़ाइए। इस विचारों तेजक ज्ञानवर्धक अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर नरेश मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आप सबको नमस्कार, और हिंदी की अभिव्यक्ति की इस 10वीं कड़ी में जुड़ने के लिए, विश्व हिंदी सचिवालय के इस सरोकार से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद।
मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय का आभारी हूँ। आपने वक्ताओं का स्वागत किया, उनका उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत आभार आपका। मैं अब इसके बाद मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर नरेश मिश्र जी, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा से एवं हरियाणा ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा भारत से जुड़े आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। डिस्कनेक्ट आपका एक विशाल अकादमिक अनुभव है, आपका विशाल प्रशासनिक अनुभव है। मैं आपको दिल्ली के दिनों से जानता हूँ और मैं स्वयं दिल्ली से हूँ, तो इसलिए आपको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। और आपने जिस तरह से इसमें न केवल हमें एक साहित्यिक तरीके से चीजों को समझाया, बल्कि भाषा शास्त्रीय अध्ययन के तथ्यों के आधार पर भी हमें जिस तरह से हमें विषय से परिचित कराया, आपका बहुत बहुत आभार। आपने रुचि अभिरुचि को सही संदर्भों में परिभाषित किया, माधुर्य की बात की, और जो रुचि अभिरुचि के जो अवयव हैं, जिसमें बोधगम्यता, अर्थबोध, मानकता, गांधीर्य, इन सब के बारे में आपने जिस तरीके से हम सबको समझाया है, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए एक संकल्पना को स्पष्ट करने से जैसा है। आपसे हमें कई गूढ़ मंत्र और मूल मंत्र मिले हैं कि अपनी अभिरुचि को कैसे विकसित किया जाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मान्यवर, आपका हार्दिक आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ आज के कार्यक्रम में पधारे उन सभी वक्ताओं का, जिनमें की सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। लक्ष्मी कुमारी जी ने कहा कि मैं नर्वस हो गई थी, ऐसा नहीं है लक्ष्मी, आप एक कुशल अध्यापिका बन सकते हैं। आपने बड़े ही सरल शब्दों में हमें सगुण निर्गुण राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखाओं आदि के बारे में बताया। बहुत बहुत आभार। आपका वक्तव्य, आपकी अभिरुचि इसमें प्रभावी है, निस्संदेह आप बहुत सफल होंगे हिंदी के क्षेत्र में। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ श्रीमती रंजू कुमारी गुप्ता जी का, नेपाल से जुड़ी। आपने गोदान के बारे में चर्चा की, जैसे अध्यक्षीय भाषण में भी किस बात की चर्चा हुई, नारी विमर्श को लेकर चर्चा की। इस विमर्श में आपने संजीदगी से सारे प्रश्नों को उठाया और नारी विमर्श के सभी सरोकारों को आपने बड़े ही तफ्तीश से हमें समझाया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुश्री मगफिरत जी का, ताजिकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आपका मैं आभारी हूँ। आपने अध्ययन अध्यापन के परिदृश्य को, तजाकिस्तान के परिदृश्य को समझाया, उसके हिंदी प्रेमियों और अध्यापकों के बारे में बताया, आपके हिंदी साहित्य के निर्माताओं के बारे में भी बताया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी का आभारी हूँ। आप कश्मीर में हिंदी के और अपने अध्यापन के अनुभव के बारे में अपने विचार साझा कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदी के प्रयोजनपूर्ण पक्ष और संभावनाओं के बारे में आपने बताया। बहुत बहुत आभार आपका, हार्दिक आभार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा जी, नेपाल से जुड़े हैं। आप त्रिभुवन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। आपने हिंदी भाषा साहित्य और अनुवाद अध्ययन के विभिन्न विमर्शों को लेकर विस्तार से हम सबके सामने नेपाल के परिदृश्य के बारे में बात की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सदाफ जी का। आपने बड़े ही विस्तृत तरीके से तजाकिस्तान में हिंदी साहित्य के, हिंदी शिक्षण के इन सभी परिदृश्य को बड़े ही तफ्तीश से समझाया, मैं कहूँगा। और आपने कहा कि कुतुब मीनार है हिंदी जी, बहुत अच्छा लगा कि आप जिस तरह संजीदगी से वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप जिस प्रयास से तजाकिस्तान में हिंदी साहित्य के परिदृश्य को, उसके एक प्रगति की ओर की दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी की खुशबू हर जगह फैली हुई है। बहुत बहुत आभार। तजाकिस्तान में तो आपके नेतृत्व में जरूर फैलेगी और आगे भी बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ इसके साथ ही इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आदरणीय अरुणा जी का। आपने बड़े सरल संक्षेप और सरल हमारे कार्यक्रम के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आपने उसे समीक्षात्मक दृष्टि से उन सब के बारे में हम सबसे शेयर किया, अपनी बात साझा की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई श्रीमती शर्मिला रामरतन जी सूरीनाम से जुड़ी हुई है। मैम बहुत बहुत आभार। मॉरिशस से आपको प्रणाम और भारत की तरफ से भी आपको सादर नमन। बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी रुचि दिखाई और हमारे साथ आप जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ सृष्टि भार्गव जी। सृष्टि भार्गव जी, आपने बड़े सुंदर तरीके से हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष का परिचय कराया। बहुत सुंदर वाणी से और बहुत अच्छी प्रस्तुति थी आपके। बहुत बहुत आभार आपको।
मैं आभारी हूँ। इसके साथ ही चंद्रवती भोला जी जुड़े हुए हैं और अन्य सब लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको एक बार पुनः आभार। प्रकाश वीर जी के कुशल मन संचालन के लिए उनका आभार, और जो विश्व हिंदी सचिवालय के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में जुड़े हैं, उन सबका एक बार पुनः आभार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे इस सरोकार से जुड़े, आपने अपनी रुचि दिखाई, अभिरुचि दिखाई। हार्दिक आभार एक बार पुनः आप सबका मेरी तरफ से। जय हिंद, जय मॉरिशस, नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सभी को नमस्ते।